नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं। ये शो करते हैं आज का शो चक्रव्यूह। 4 स्टोरीज जो हमने आज वोटिंग के लिए दी थी। लंबोदरी पर कैसे फंस गए कानपुर के पुलिस कमिश्नर, इस खबर को 12% दर्शकों ने आज देखना चाहे। फॉलो अप आपको दिखाएंगे। T20 पिच पर पाकिस्तान का सरेंडर, खबर है कि पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है पाकिस्तान की, क्यों ऐसा हुआ। 27% दर्शकों ने इस खबर को पसंद किया है। खामेनेई की ईरानी मिसाइल रेडी है, इससे कैसे व्हाइट हाउस तक सनसनी मची है, इस खबर को 29% दर्शक देखना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी खबर बनकर आज आपकी वोटों से निकल कर आई है, वो है जनरल मनोज नरवणे की विवादित किताब छपी नहीं तो राहुल गांधी को किताब कैसे मिल गई। इस खबर को 32% लोगों ने देखना चाहे। तो आइए शुरुआत इसी खबर के साथ करते हैं। सबसे बड़ी सियासी हलचल की वजह अपने देश में बनी हुई है। देश के पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब पर जंग छिड़ी है और बहुत ज्यादा तीखी अब हो गई है। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। क्या इस किताब की डेस्टिनी में कंट्रोवर्सी ही लिखी है? First they said that I cannot quote a book. Then I said I'm not quoting a book, I'm quoting a magazine. They said you cannot quote a magazine. Then I said I'll speak about it. They didn't want me to speak about it. The defense minister said falsely that the book has not been published. In fact, the book has been published and we've got a copy of it also. राहुल को किताब कैसे मिली? जब यह किताब छपी ही नहीं तो राहुल गांधी के हाथ में कैसे आ गई? किताब पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? कबीरदास सच ही कह गए हैं। सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करे दोनों कठिन काम। अब दिल्ली पुलिस इसी कठिन काम को अंजाम तक पहुंचाने में लग गई है। FIR दर्ज कर इस जांच में जुट गई है कि जो किताब छपी नहीं, जो रिलीज नहीं हुई, ना ही बाजार में आई, वही किताब संसद के अंदर कैसे पहुंच गई, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ में कैसे लहराने लगी। इस किताब का आधिकारिक पब्लिशर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है। पेंगुइन की तरफ से कहा गया कि हमारे पास पब्लिशिंग के सारे राइट्स हैं। किताब ना छपी है, ना रिलीज हुई है, ना डिजिटल कॉपी जारी की गई है। अब सवाल है, इसमें झूठ कौन बोल रहा है, पेंगुइन पब्लिकेशन या फिर राहुल गांधी? कहते भी हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, वो सच के सामने टिकता नहीं है। लेकिन अभी यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि नरवणे साहब की किताब पर कौन झूठ बोल रहा है। Either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published, right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my book. And I think he tweeted that in 2013, if I'm not mistaken. Sorry, 2023. So Narawane ji, who's the army chief, who I believe, over Penguin. Do you believe Penguin over Narawane ji? राहुल गांधी जी ने सारी पराकाष्ठा क्रॉस कर दी। जब पब्लिशर कह रहा है कि हमने बुक पब्लिश ही नहीं किया, तो कौन सा बुक आप पब्लिश करके घूम रहे हो? फिर पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर जो है आपने सदन को गुमराह किया। अब उस पर प्रिविलेज ला करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर ने कह दिया ये किताब अभी पब्लिकली नहीं छपा है, तो ये ऑथेंटिकेट ही गलत हो गया। जो FIR करा रहे दिल्ली पुलिस कौन है? होम मिनिस्टर के अंदर है ना। ये किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? ये कभी भी सदन में इस तरह लोकतंत्र में हुआ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बगलाने का काम कर रहे हैं। डर गए भाई, ये पब्लिकेशन का वैल्यू है, ये प्रिंसिपल स्टैंड है। उस किताब की एक सब छपी है कैरवन मैगजीन में, सभी लोगों तक PDF है। ऐसा वो हुकूमत करती है ना, ऐसी वो सल्तनत करती है
जिसको जो असुरक्षित होती है, यू आर एक्चुअली इनसिक्योर। बीजेपी का साफ साफ आरोप है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि पेंगुइन प्रेशर में सच छुपाया जा रहा है। इसी बीच पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे का पक्ष भी अब सामने आ गया है। यह ट्वीट अब से कुछ देर पहले जनरल नरवणे का है। बहुत दिनों के बाद उन्होंने कुछ ट्वीट किया है। वो भी क्या ट्वीट किया है, पढ़िए आप। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। सिर्फ इतनी सी एक लाइन, जनरल नरवणे का हैंडल, और उन्होंने पेंगुइन इंडिया की तरफ से जो सफाई जारी की गई है उसको उन्होंने रीपोस्ट कर दिया है। दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक, यानी जो पेंगुइन कह रहा है उसी बात को जनरल नरवणे सही बता रहे हैं। अब सब साफ हो चुका है कि जनरल नरवणे यानी लेखक और पब्लिशर यानी पेंगुइन एक साथ खड़े हुए हैं। तो क्या यह समझा जाए कि राहुल गांधी ने मिसलीड किया? मनोज नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के पोस्ट को शेयर करते हुए लिख दिया, दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। इसको हिंदी में कहा जाए तो नरवणे साहब लिख रहे हैं कि किताब की स्थिति ये है, यानी उनका स्टैंड वही है जो पेंगुइन इंडिया का है। अब लेखक और प्रकाशक दोनों का स्टैंड एक होने से कांग्रेस का और राहुल गांधी का स्टैंड फंसता हुआ यहां पर दिखाई देता है। ऐसे में समझ में यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि राहुल गांधी आखिरकार क्या सोच रहे हैं और किस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 4 फरवरी को संसद परिसर में राहुल गांधी के हाथ में जो किताब थी वो सिर्फ कवर नहीं थी, कैमरों के सामने उसके पन्ने पलटे गए। अब पब्लिशर कह रहा है कि कुछ भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। फिर राहुल गांधी जिस किताब को दिखाते हैं वो आखिर है क्या? इसी किताब को लेकर संसद में हंगामा हो गया। दिल्ली पुलिस को जांच सौंप दी गई। लोकसभा में राहुल गांधी ने दावा किया कि एक मैगजीन में इसी किताब के अंश छपे थे। स्पीकर ने पढ़ने की इजाजत नहीं दी। तब भी संसद में खूब हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित हुई। 8 सांसद कांग्रेस के सस्पेंड हो गए और तभी यह सवाल सियासी हवा में तैर रहा है कि अगर किताब छपी नहीं है तो उसके अंश कहां से सामने आ गए। इसी बीच राहुल के सियासी सिपाही और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने आर्मी चीफ नरवणे साहब का एक पोस्ट और शेयर किया है। नरवणे ने इसी 15 दिसंबर 2023 के पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें एमएम नरवणे साहब लिखते हैं, हेलो दोस्तों, मेरी किताब अब अवेलेबल है, लिंक फॉलो करें, हैप्पी रीडिंग। हालांकि दावा किया जा रहा है कि तब नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के जिस पोस्ट को शेयर करते हुए यह बात लिखी थी, पेंगुइन इंडिया ने उसे डिलीट कर दिया। लेकिन यहां एक बात बहुत समझनी बहुत ही जरूरी है कि तब पेंगुइन इंडिया ने जो पोस्ट शेयर किया था उसमें बोल्ड लेटर में प्री ऑर्डर लिखा हुआ था। प्री ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किताब पब्लिश अभी नहीं हुई है, आप लेकिन ऑर्डर कर अपनी कॉपी को बुक करा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे प्री वेडिंग शूट का मतलब ये नहीं कि शादी हो गई है। फैक्ट ये है कि कई बार किताब का कवर, डिस्क्रिप्शन और लिंक मार्केटिंग के लिए पहले तैयार कर दिए जाते हैं, उसके प्रचार के लिए, उसके प्रसार के लिए। इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसे बिना मंजूरी किताब के पीडीएफ लीक होने का शक है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और कुछ न्यूज फोरम पर सामने आई जानकारी का संज्ञान लिया है, जिसमें दावा किया गया कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब की प्री प्रिंट कॉपी ऑनलाइन सर्कुलेट हो रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुछ वेबसाइट्स पर इसी टाइटल्स की पीडीएफ कॉपी भी मिली है। शक जताया जा रहा है कि ये वही प्री प्रिंट कॉपी हो सकती है जो पब्लिशिंग प्रोसेस के दौरान तैयार की गई थी। यानी पुलिस अब ये तलाश रही है कि किताब किस स्टेज पर लीक हुई, कहां से लीक हुई। आइए समझते हैं, जब कोई पूर्व आर्मी चीफ कोई किताब लिखता है तो किताब के लिखने से बाजार में बिकने तक का सफर क्या होता है, वो साइकिल क्या होती है। पहला स्टेज, किताब की मैन्युस्क्रिप्ट तैयार होती है, पब्लिशर के साथ डील की जाती है। जैसे आर्मी चीफ नरवणे साहब की किताब की राइट्स पेंगुइन इंडिया ने लिए थे। दूसरा जो स्टेज होता है वो किताब की उस कॉपी का जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी एडिटिंग होती है, उसकी फैक्ट चेकिंग होती है। तीसरा स्टेज होता है सरकारी और सैन्य मंजूरी। मिलिट्री मेमोयर्स में ये बहुत ज़रूरी है, यानी अगर कोई मिलिट्री पर किताब लिखी गई है, किसी मिलिट्री से रिटायर हुआ आदमी ने लिखी है, तो उसकी फैक्ट चेक, उसकी मंजूरी सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ज़रूरी होती है। आर्मी और डिफेंस मिनिस्ट्री से मंजूरी लेनी ही पड़ती है, खास तौर पर जब किताब में सैन्य ऑपरेशन जैसे संवेदनशील फैसलों का जिक्र हो। चौथा स्टेज टाइप सेटिंग, यानी प्री प्रिंट या टाइप सेट मैन्युस्क्रिप्ट का तैयार होता है।
पब्लिशर के पास प्री प्रिंट कॉपी होती है, यहीं से एडिटिंग, कवर की डिजाइन और किताब की मार्केटिंग शुरू की जाती है और यहीं से अक्सर किताब के लीक होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसी स्टेज में किताब की कॉपी एडिटर्स, लीगल टीम, रिव्यूअर्स, प्रूफ रीडर्स के पास तक जाती है। पांचवा स्टेज है, अगर सब क्लियर हो जाए तो फाइनल प्रिंटिंग होती है और मार्केट में फिर बुक रिलीज होती है और अलग अलग बुक सेलर्स के पास, जो बुक के डीलर्स हैं, उनकी दुकानों तक ये किताब पहुंचती है। ऐसे में सवाल अब भी वही है, जब किताब छपी नहीं तो राहुल गांधी के हाथ में कैसे पहुंच गई, और अगर लीक हुई तो किसने की, कब की और किस स्टेज पर की गई। सवाल बहुत से खड़े हो रहे हैं, जांच भी जारी है, लेकिन जवाब अब भी किताब के पन्नों में ही बंद दिखाई देता है। मूल कहानी यह थी कि क्या चीन ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया था, चीनी सेना ने, और उसका जिक्र जो नरवणे साहब ने किया वो सही था या गलत था, लेकिन अब वो कहानी पीछे छूट गई है। अब ये जांच हो रही है कि किताब आई नहीं तो फिर लीक कैसे हो गई। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और ये भी संसद से ही जुड़ी हुई है। संसद के बाहर की लड़ाई आपने देखी, अब संसद के अंदर शुरू हुए नए सियासी संग्राम की बात आपको बताता हूं। आखिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज भरी संसद में हाथ क्यों जोड़ लिए, क्यों ये बोलने पर वो मजबूर हो गए कि बजट पर चर्चा होने दें। अनुरोध है कि आज बजट पे चर्चा कीजिए। हम लोग कल भी कांग्रेस वाले से हाथ जोड़ के मैंने कहा है कि बजट का डिस्कशन शुरू हो चुके हैं, नाम भी पुकारे हैं, शशि थरूर जी का नाम पुकार चुका है। वो अपना बजट स्पीच को शुरू करने से सारा सदस्य, अलग अलग पार्टी के जितने मेंबर्स, सबने अपना नाम दे चुके हैं। दरअसल लोकसभा में अब नई लड़ाई शुरू हो गई है। यह लड़ाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है। कल ही हमने आपको बताया था कि विपक्ष वो प्लान कर रहा है। विपक्ष ने आज स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। इसमें 118 विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर हैं। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यह है कि जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला कुछ भी नहीं हो जाता, वह अध्यक्ष के आसन पर अब नहीं बैठेंगे। उम्मीद है कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर अब सदन में 9 मार्च को चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो बहुत गौर करने वाली है, और वो ये है कि जिस राहुल गांधी के लोकसभा में नहीं बोलने को मुद्दा बनाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उस नोटिस में राहुल गांधी के ही हस्ताक्षर नहीं है। गजब है, उन्हीं का साइन नहीं हो रहा है। इतने ही नहीं, इसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसदों ने भी अपने दस्तखत नहीं किए हैं। यानी विपक्ष के सामूहिक इस लड़ाई में टीएमसी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यानी आम आदमी पार्टी भी विपक्ष के साथ नहीं स्पीकर के मामले पर दे रही है। और दूसरी बात यह कि नोटिस में 2026 की जगह 2025 की तारीख लिख दी गई है। एक दो जगह नहीं, 4 जगहों पर 2025 लिखा हुआ है। न जाने किसने ये नोटिस ड्राफ्ट किया है। 2026 शुरू हुए 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, फरवरी की 10 तारीख है, लेकिन चिट्ठी में जो नोटिस दिया गया उसमें 2025 लिखा गया। न जाने कौन है जो 40 दिन पहले आज भी अभी जी रहा है। कुछ देर बाद नोटिस में तारीख सुधार कर दोबारा इसको रिलीज किया गया, यानी दोबारा नया नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी का हस्ताक्षर क्यों नहीं है? जब लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया गया, उसी मुद्दे को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, फिर उनका हस्ताक्षर क्यों नहीं है? हम लोग ऑपोजिशन जितने भी मेंबरान हैं, हम लोगों ने साइन किया है। इट इज नॉट नेसेसरी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी उसमें साइन करे। वो खुद क्यों करेंगे? उनको ही बताया नहीं तो उनके समर्थन में सब लोग खड़े हैं ना, तो अच्छी बात है। क्या जरूरत है उनके स्वाक्षरी की? हालांकि ये भी साफ कर दें कि लिखित डॉक्यूमेंट में भले ही साइन ना हो, लेकिन विपक्ष के साथ खड़े होने का जुबानी दावा जरूर सामने आया है। सवाल है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष एकजुट है तो टीएमसी के सांसदों ने साइन क्यों नहीं किए? जवाब टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी से सुन लीजिए। पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। बंगाल में चुनाव है। टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग खेमे में चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए कांग्रेस के साथ अभी टीएमसी दिल्ली की इस लड़ाई में साथ दिखने में अपना सियासी नुकसान ज्यादा देख रही है।
आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है, बाबरी मस्जिद की गूंज और तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद का निर्माण कल से शुरू होने का दावा किया गया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी नहीं बनने देने की बात कर दी है। यानी विवाद की चिंगारी बंगाल में हुमायूं कबीर ने जलाई तो लौ भड़क रही है उत्तर प्रदेश से। बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं, मतलब कि कयामत तक बाबरी का ढांचा नहीं बनेगा। रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे, इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के जवाब में हिंदू संगठनों का जत्था भी मुर्शिदाबाद के लिए अब निकल चुका है। उसका कहना है कि बाबरी मस्जिद की एक ईंट तक नहीं रखने देंगे। इस तीखे ध्रुवीकरण की राजनीति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब सख्ती शुरू कर दी है। उनको पता है कि मुस्लिम वोट बटेगा तो उनका इकबाल घटेगा। दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के वजूद के दफन होने की बात करके योगी आदित्यनाथ ने दो चालें चल दी हैं। पहली यह कि पश्चिम बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण हो, और दूसरी चाल ये कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों में बीजेपी का एजेंडा तैयार हो सके। इन तमाम दावों और दावों का फैसला बंगाल का चुनाव अब आने वाले मई के महीने में कर देगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कानपुर के लैम्बोर्गिनी कार कांड की, जिसके आरोपी शिवम मिश्रा को बचाने का आरोप अब कानपुर पुलिस के बड़े अधिकारियों पर लग रहा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह डायलॉग आपने कई हिंदी फिल्मों में कई बार सुना होगा, लेकिन जब बात कानपुर पुलिस की हो तो एक रईसजादे के आगे पूरी खाकी ब्रिगेड बौनी नजर आ रही है। जिनके कंधों पर न्याय दिलाने की जिम्मेदारी थी, वो लैम्बोर्गिनी वाले मिश्रा जी को बचाने में जुट गई है। यह हादसा 8 फरवरी को दोपहर के करीब 3:15 के आसपास हुआ था। तब से लेकर अब तक 50 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कानपुर पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि शिवम मिश्रा से वो पूछताछ कर पाए। अब तक तो सुना था कि पैसे वाले कानून को अपनी जेब में रखकर चलते हैं, लेकिन इस केस में तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ना मेडिकल हुआ, ना पूछताछ हुई, ना गिरफ्तारी की गई, कुछ भी नहीं किया कानपुर की पुलिस ने इन 2 दिनों में। आखिर कानपुर पुलिस कर क्या रही है? क्या लैम्बोर्गिनी वाले मिश्रा जी से इतना डरते हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर? इस केस में परसों से अब तक बहुत पानी बह चुका है। इन 48 घंटों में ऐसा लगता है कि परिवार और वकीलों ने मिलकर रईसजादे शिवम मिश्रा को बचाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। 10 करोड़ की कार से गरीबों को रौंदने वाले शिवम पर पुलिस इतनी मेहरबान हुई कि वो इलाज के लिए कानपुर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए कानपुर से दिल्ली पहुंच गया। यानी जिस आरोपी से पुलिस पूछताछ करने के लिए घर का गेट ठोक रही थी, बाहर से आवाजें लगाकर चिल्ला रही थी, वो शिवम मिश्रा उसी घर की छत से बाहर के नज़ारे देख रहा था और फिर वो उसी कानपुर पुलिस को हवा लगे बगैर दिल्ली तक पहुंच गया। यानी मामला कानपुर पुलिस के जुरिस्डिक्शन से बाहर आ गया। ये शिवम अब दिल्ली में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती बताया जाता है। अब इस कहानी में आज एक नया शख्स जुड़ गया, एक नए व्यक्ति की एंट्री हुई जिसका नाम है मोहन। शिवम के परिवार का कहना है कि लैम्बोर्गिनी को यह मोहन नाम का उनका ड्राइवर चला रहा था, लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के मुताबिक गाड़ी तो शिवम ही चला रहा था। गाड़ी कौन चला रहा था ये तो जांच के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद साफ होगा, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कानपुर पुलिस और शिवम के पिता के मिश्रा आमने सामने। शिवम नाम का लड़का इसको ड्राइव कर रहा था। शिवम भी ऑनर भी है उसके, इनके पिताजी का नाम के मिश्रा है और ये शिवम मिश्रा है उनके, क्योंकि अब ये पता लग गया है कि ये चला रहे थे तो उनके नाम प्रकाश में आ गया है विवेचना, उसमें एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन जो मौके का वीडियो सामने आया है उसमें शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया है। शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया, उसका प्रॉपर आप वीडियो फिर से देख लीजिए। जो मुझे रिपोर्ट मिली मैं वहाँ था नहीं, वो वीडियो आपने नहीं, खुद पुलिस कमिश्नर भी इस बात को कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहा है। कमिश्नर साहब का कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, ऑन माइक रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। इस पर आप क्या कहने कमिश्नर साहब? बोल रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है तो कौन गलत बोल रहा है? कमिश्नर, कानपुर कमिश्नर गलत बोल रहे हैं। कानपुर कमिश्नर गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। मोहन नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है कि मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, अचानक टेम्पो ने राइट साइड से मुझे टच किया और लेफ्ट साइड में मेरी एक बाइक से टक्कर हुई है।
मैं न्यायालय में अपने आप को आत्मसमर्पित करना चाहता हूँ। उनके प्रार्थना पत्र पे आज की डेट लगी थी, पुलिस से रिपोर्ट नहीं गई, कल की डेट फिर फिक्स हो गई है। तो सुना आपने, एक तरफ पुलिस कमिश्नर हैं और दूसरी तरफ शिवम के पिता और उनके वकील। शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा का कानपुर में कितना रसूख है, इसका अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है कि वो बेटे को बचाने के लिए कमिश्नर को झूठा करार दे देते हैं, और वो भी पुलिस के सामने खड़े हुए। ये देखिए कार से कहां से निकाला गया तस्वीरों में। ये परसों की तस्वीर है जब ये एक्सीडेंट हुआ। ड्राइविंग सीट के साथ जो दरवाजा था वहां से खींचकर इस शिवम मिश्रा को निकालकर बाउंसर्स ले जा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है लैम्बोर्गिनी के अंदर से शिवम के बाउंसर उसे खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। शिवम को ड्राइवर सीट से बाहर निकालता देखा गया। आमने सामने लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी जो कि गुस्सा थी, लेकिन इसमें कहीं मोहन नजर ही नहीं आ रहा है। वो मोहन जो कि कथित तौर पर पिताजी के मुताबिक गाड़ी चला रहा था, जिसे ड्राइवर बताया जा रहा है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं इसी बिग वॉल पर, जहां पर पिक्चर और आपके सामने क्लियर हो जाएगी। दो तस्वीर देखिए। यह तस्वीर हादसे से, एक्सीडेंट से पहले की है। इसमें शुभम को बाहर निकाला गया, वो आपने देख लिया वो उस तस्वीर में। अब आपको लैम्बोर्गिनी की सीट दिखाते हैं कि जो लाल रंग की है, उसमें आपने तस्वीर में बहुत साफ साफ देख लिया था। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर, इसमें क्या दिखाई देता है। यह हादसे से ठीक पहले की तस्वीर है। लैम्बोर्गिनी आगे आगे दौड़ रही है, पीछे पीछे शिवम के बाउंसर्स की गाड़ी माफ करिएगा BMW दिखाई देती है। इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि लैम्बोर्गिनी को एक ही शख्स चला रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये एक ही आगे बैठा हुआ, पीछे ये साइड की जो सीट है को पायलट वाली, को ड्राइवर वाली, ये खाली है, जो कि लाल रंग की सीट दिखाई देती है। यानी साफ समझ में आ रहा है कि ये ड्राइवर नहीं था, आगे की सीट पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो ड्राइविंग सीट पर था, जो कि गाड़ी चला रहा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहां है वो मोहन? क्यों शिवम को बचाने के लिए किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अगर ड्राइवर होता तो CCTV फुटेज में वो दिखाई दे देता, अगर मौका वारदात पर होता तो भी वो दिखाई देता। जब खींचकर उसके बाउंसर निकाल रहे हैं तो वहां पर शिवम क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पुलिस भी कह रही है और तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि कार शिवम ही चला रहा था। तो फिर ये मोहन कहां से आ गया? शिवम को बचाने के लिए मोहन को खलनायक कौन बना रहा है? किसका फायदा है? हमने कई जगह फुटेज में देखा कि शिवम मिश्रा को निकाला गया पकड़ के बाउंसर्स ने गाड़ी से, और बाद में शायद उनके वकील ने कहा कि ये मीडिया झूठ बोल रहा है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, शिवम मिश्रा तो गाड़ी नहीं चला रहा था, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं है। आपने देखा जहां भी कोई बड़े बाप के बच्चे, पहले बेंगलोर में भी इंसिडेंट हुआ, ये वो भी शायद ऑडी थी जहां तक मुझे याद है, या कोई ऐसी जगुआर टाइप की बड़ी गाड़ी थी। ये महंगी महंगी गाड़ियां ये बच्चे चलाते हैं, शौक पूरे करते हैं सड़क पे। पर आज मैं कानपुर पुलिस से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आपके लिए कानून बड़ा है या फिर शिवम मिश्रा? शिवम के मिश्रा के बेटे हैं। के मिश्रा तंबाकू के बहुत बड़े अपने देश के व्यापारी हैं, करोड़ों अरबों का उनका कारोबार है। लेकिन पुलिस ने जो वर्दी पहनी है वो न्याय की वर्दी है। पुलिस की खाकी वर्दी न्याय, सुरक्षा और कानून के शासन का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप लोग शिवम जैसे रसूखदारों के साथ खड़े रहेंगे तो फिर आम आदमी पुलिस पर भरोसा कैसे करेगा? पुलिस के इकबाल का क्या होगा? सोचिए जरा और कड़ा एक्शन लीजिए ताकि वर्दी की लाज बची रह सके। और यह दारोमदार आज की तारीख में कानपुर के पुलिस कमिश्नर समेत कानपुर की पूरी पुलिस पर है। और अब बात उस खबर की जिसका फौरन असर हुआ है। कल हमने टाइम्स नाउ नवभारत के इस शो चक्रव्यूह में आपको दिल्ली के गड्ढों का सच दिखाया था। दिल्ली में कहां कहां गड्ढे खुदे पड़े हुए हैं, कितने कितने महीनों से, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। खबर दिखाने के 2 घंटे के भीतर इसका असर हुआ। 6 महीने से जो गड्ढा खुदा पड़ा होता, वो गड्ढा खबर दिखाए जाने के आधे घंटे के बाद, आधे से 1 घंटे के बाद भर दिया गया। ये गड्ढा द्वारका सेक्टर 13 में खुदा हुआ था, लेकिन हमारी खबर के बाद दिल्ली का प्रशासन जागा और गड्ढे को फौरन भरा गया। उम्मीद है कि दिल्ली में बाकी खुदे हुए गड्ढों को भी फौरन भरा जाएगा, जिससे राजधानी में होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। T20 की पिच पर भारत के आगे पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। ICC के सामने पाकिस्तान ने नाक रगड़ते हुए घुटने अब टेक दिए हैं। कल तक जो पाकिस्तान टीम इंडिया के साथ नहीं खेलने की हेकड़ी सारी दुनिया के सामने दिखा रहा था, वो अब ये कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ वो खेलेगा। यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर हमसे हारने का मन बना लिया है। पाकिस्तान सरकार अब कान पकड़कर माफी मांगते हुए कह रही है कि हमें खेलने दो हुजूर, हमारे पैसे मत हमसे छीनो। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान झुका क्यों और कैसे बांग्लादेश को दोस्त बनाकर अब वो फंस चुका है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 8 दिन तक ड्रामे के बाद
आखिरकार आसिम मुनीर और नकवी की हेकड़ी कैसे निकल गई? अब ये तय हो गया कि 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। पहले जो इस मैच के न होने के तमाम विवाद खड़े हुए थे उस सब पे विराम लग गया है और मैं इसके लिए बीसीसीआई की ओर से आईसीसी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बांग्लादेश के कंधे पर रखकर पाकिस्तान बंदूक चला रहा था। वो बांग्लादेश के बहाने अपना उल्लू सीधा करने में लगा था। यही कारण है कि पाकिस्तान आईसीसी के साथ प्रेशर गेम वाली पॉलिटिक्स कर रहा था। उसने जो भी डिमांड रखी थी, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उसे आईसीसी ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने मांग रखी थी कि भारत पाकिस्तान में बायलैटरल सीरीज हो, जिसे आईसीसी ने नहीं माना। हैंडशेक प्रोटोकॉल लागू किया जाए, यह भी पाकिस्तान की मांग थी। इस डिमांड को भी खारिज कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश त्रिकोणीय सीरीज की मांग को भी नामंजूर कर दिया गया है। रेवेन्यू में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाए जाने की मांग भी की गई थी, उसको भी नहीं माना गया है। टीम इंडिया इस साल बांग्लादेश का दौरा करे, इस मांग को भी फिलहाल नहीं माना गया है। जब पाकिस्तान को भारत से मैच खेलना ही था तो बॉयकॉट को लेकर इतना ज्यादा ड्रामा आसिम मुनीर की फौज और उनके देश ने क्यों किया? क्या डॉलर के दबाव में पाकिस्तान की सारी अकड़ अब ढीली पड़ गई है? बिरादर बांग्लादेश से मोहब्बत वाला उसका दांव फुस हो गया। दरअसल इसके पीछे पाकिस्तान को डर था कि आईसीसी ने सख्त कार्रवाई कर दी तो क्या होगा। इसके साथ ही क्रिकेट में अलग थलग पड़ जाने का डर उसको सता रहा था। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेने पर पाकिस्तान को 2300 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। जी हां, 2300 करोड़ रुपए का। 300 करोड़ से अधिक का भार का जुर्माना उस पर लग सकता था। 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की भागीदारी शुल्क भी का नुकसान भी उसको उठाना पड़ता। आईसीसी 285 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व भी पाकिस्तान का फ्रीज कर देता। इसके साथ ही पाकिस्तान को अपनी इमेज और खराब होने का डर सता रहा था। और यह सब तब होता पाकिस्तान पे जब वो फटेहाल है, वो कहां से इतना ज्यादा डॉलर का नुकसान और झेल पाता। पाकिस्तान के यू टर्न पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और अब नकवी की थू थू हो रही है। बयानबाज शहबाज शरीफ अब आवाम को कैसे मुंह दिखाएंगे? पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में बांग्लादेश का नाम लेकर ड्रामेबाजी शुरू की थी। आईसीसी ने बांग्लादेश को कई विकल्प दिए मगर बात नहीं बनी और बांग्लादेश विश्व कप से बाहर हो गया, जिससे उससे 240 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। तब पाकिस्तान बांग्लादेश से दोस्ती दिखाने के लिए डींगे हाँकने लगा कि वो भारत के साथ अब मैच नहीं खेलेगा। लेकिन जो पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमता है, वो कैसे क्रिकेट से होने वाली कमाई को छोड़ देता? लेकिन पाकिस्तान के चक्कर में बांग्लादेश आज माथा पीट रहा होगा। हालांकि आईसीसी ने बांग्लादेश पर बड़ा दिल दिखाया। भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार करने वाले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आईसीसी कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा, उस पर कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश पर कोई बैन नहीं लगाने के साथ उसे 2031 के वर्ल्ड कप के पहले एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी सौंपे जाने का भी फैसला लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान की दगाबाजी से बांग्लादेश मझधार में फंस गया। इस दांव में बांग्लादेश चारों खाने चित है। बांग्लादेश को एक टूर्नामेंट की मेजबानी का भरोसा मिला है जो 4 साल बाद ही हो पाएगी। यानी कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा और जैसा मैंने पहले कहा, एक बार फिर वर्ल्ड कप के मैच मैदान पे पाकिस्तान भारत से हारने को अब तैयार दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की ओर। खाड़ी में ईरान मिसाइल अब रेडी हो चुकी है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की कैसे कभी बढ़ रही है, आइए इस खबर पर अब नजर डालते हैं। और अब बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से। क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत होने ही वाली है? मस्कट से हुई बातचीत के बाद तनाव कम होने की बजाय अब और ज्यादा दोनों के बीच बढ़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मैसिव मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ने पूरी दुनिया को इस वक्त डरा के रखा हुआ है। यानी आज की रात खाड़ी में अग्नि परीक्षा की रात है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को टारगेट पर रखते हुए अपने मिसाइलों को स्टैंड बाय मोड पर रखा है। खमेनेई की बैलिस्टिक मिसाइलें उन तमाम अमेरिकी ठिकानों को राख करने के लिए तैयार हैं जहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जवाब में अमेरिका ने ईरान के पास पहले से समंदर में तैनात दुनिया के सबसे बड़े जंगी बेड़े की साइज को और बढ़ा दिया है, आर्माडा को और मजबूत कर दिया है। मतलब साफ है, खाड़ी में महाजंग का सायरन ऑन हो चुका है। तो अब समझिए फारस की खाड़ी में अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की ताकत दरअसल है क्या? 1 लाख टन का यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में चलता फिरता अमेरिकी किला है। इस पर एक साथ 90 बॉम्बर, फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं।
इसमें F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट और बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट शामिल हैं। ये दोनों लड़ाकू विमान कई तरह की मिसाइलें और बम से हमला करने में सक्षम हैं। इनके अलावा USS अब्राहम लिंकन के साथ 3 विध्वंसक युद्धपोत भी हैं। USS फ्रैंकी पीटरसन जूनियर, USS सेम्प्रास और USS माइकल मफी। ये तीनों युद्धपोत कई तरह के हथियारों और रडार से लैस हैं और चंद घंटों में इस करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 2 और युद्धपोत और जुड़ने वाले हैं। ईरान जिस तरीके से अमेरिका की आंख में आंख डाले हुए है, क्यों अमेरिका डर रहा है, जरा आपको इस दुनिया के नक्शे पे समझाने की कोशिश करता हूं। इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो रहा है इस मैप को जरा गौर से आप देखिए। लाल रंग के जो डॉट्स आपको दिखाई देते हैं इस मैप में, ये वो जगह जहां पर अमेरिकी बेस मध्य एशिया में बना हुआ, मिडिल ईस्ट में। जबकि पीली लाइन है, ये जो पीली लाइन आपको दिखाई दे रही है 1000 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर, ये जो पीली लाइन आपको ये दिखाई देता है, ये ईरान की मिसाइलों की रेंज है। साफ है कि ईरान की मिसाइलें न सिर्फ उसके पड़ोसी देशों बल्कि पूरे मध्य पूर्व और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है। इतनी दूर क्षमता तक मार करने वाली मिसाइलें इस वक्त ईरान के पास तैयार हैं। अब समझिए वो कौन से अमेरिकी बेस है जो ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पहला नंबर है कतर के अल उदैद एयरबेस का। यह अमेरिका का पूरे इलाके में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। दूसरे नंबर पर है इराक का एन अल असद। इस पर 2020 में भी वो हमला कर चुका है। कुवैत में कैंप अरफिजान अमेरिकी सेना का एक बड़ा लॉजिस्टिक हब है। वहीं बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है। जबकि यूएई में अब अल थफरा एयरबेस से अमेरिकी फाइटर जेट और ड्रोन ऑपरेट होते हैं। दरअसल ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है जो पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप के बड़े हिस्से में अमेरिकी बेस और अमेरिका के दोस्तों को घरों तक हमला कर सकता है और चंद सेकंड में तबाह कर सकता है। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। इसकी सटीकता और हाइपरसोनिक स्पीड इसे अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बनाती है। दूसरे नंबर पर सेजिल है। इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल पर चलती है जिससे इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर देसफुल है। 1000 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल इराक और खाड़ी देशों में मौजूदा अमेरिकी ठिकानों को तबाह करने के लिए काफ़ी मानी जाती है। ईरान की फतेह-1 और इमाद मीडियम रेंज की एडवांस मिसाइलें हैं जो इजराइल और खाड़ी देशों में सटीक हमला करने के लिए काफ़ी बताई जाती है। यानी बहुत तेज़ी से लड़ाई के हालात जो हैं वो खाड़ी देशों में इस वक्त तैयार हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं। आज मेरे साथ चक्रव्यूह में वक्त हो गया समाप्त का, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह पब्लिक व्यू की बात जरूर करूंगा मैं। हिमानी रावत का पोस्ट है, चाहे खेल हो या फिर जंग का मैदान, भारत के खिलाफ जब जब आएगा हारेगा पाकिस्तान। जय हिंद। संदीप नारायण लिखते हैं एक और पोस्ट में, अगर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब अस्तित्व में है ही नहीं तो संसद में उसका प्रदर्शन क्या राजनीतिक ड्रामा और झूठे नैरेटिव गढ़ने की कोशिश नहीं है। वंदना पांडे एक और हमारी दर्शक लिखती हैं, देश में कायदे कानून क्या सिर्फ गरीब आदमी के लिए हैं? रसूखदारों को बचाने में क्यों पूरा सिस्टम लग जाता है? ये कानपुर की घटना पर ऐसा लिख रही हैं। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।